नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। एक सवाल पूछती हूं आपसे। मान लीजिए अगले महीने आपके घर में या किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी है। अब सोना चाहे 50,000 रुपए तोला हो या फिर 1 लाख रुपए तोला, तो क्या आप बिना सोना खरीदे शादी कर सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं भाई, समाज में नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और बस यही आज की हमारी सबसे बड़ी कहानी है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके घर के बजट और आपके भविष्य से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे भारत के उस वर्ग की जिसे हम भारतीय मध्यम वर्ग यानी इंडियन मिडिल क्लास कहते हैं। ये वो वर्ग है जो देश को चलाता भी है, सबसे ज्यादा टैक्स भी भरता है, लेकिन जब भी देश में आर्थिक संकट आता है तो सबसे पहले इसी की कमर टूटती है। हाल ही में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक मोर्चे पर देश में दो ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने मिडिल क्लास के बजट में आग लगा दी है। पहली चीज सोना यानी कि गोल्ड, जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। और दूसरी चीज आपका फ्यूल बास्केट यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे को डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ महंगाई का नहीं है, वो मुद्दा है एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह का, एक ऐसे कर्ज के जाल यानी कि डेट ट्रैप का, जिसमें आज का भारतीय मध्यम वर्ग धीरे धीरे फंसता जा रहा है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे शादी का सोना खरीदने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज ले रहे हैं। सरकार को लगता है कि चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? असलियत यह है कि इस चक्कर में आम आदमी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहा है जहां वो चीजें खरीदने के लिए भारी कर्ज यानी कि लोन के जाल में दबता जा रहा है। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं महंगाई से मांग कम करने के इस इलॉजिकल सरकारी फैसले को और जानते हैं कि सरकार ने ऐसा किया क्यों। पहले बात करते हैं सोने की। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। सरकार का सोचना था कि सोना महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन इस देश में सोना सिर्फ एक धातु या इन्वेस्टमेंट नहीं, सोना हमारी संस्कृति है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। देश में सोना खरीदने वाले लोगों को मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं तो 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहले वो लोग जिन्हें हम इकोनॉमिक्स की भाषा में प्राइस एग्नोस्टिक कहते हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कीमत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सोना 50,000 का हो, 80,000 का हो या फिर 1 लाख का, उन्हें खरीदना है तो वो खरीदेंगे ही। तो सरकार के इस इलॉजिकल दाम बढ़ोतरी के फैसले का इन पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी है गोल्ड ईटीएफ्स यानी कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों की। ये वो लोग हैं जो फिजिकली सोना नहीं खरीदते बल्कि शेयर मार्केट की तरह डिजिटल सोना में पैसा लगाते हैं। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो इन्हें फायदा होता है, लेकिन जो नियम है वो ये है कि इन फंड्स को भी अपने पास 95% असली सोना मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे मार्केट में मांग बनी रहे। अभी इस वक्त जब सोने की कीमतें अपने चरम पर पहुंचकर थोड़ी सी स्टेबल हैं तो इस वर्ग का इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो सकता है। तीसरी कैटेगरी हमारा नॉन एफ्लुएंट क्लास यानी कि भारतीय मध्यम और निम्न वर्ग। आते हैं अब असली मुद्दे पर। ये वर्ग कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील यानी कि प्राइस सेंसिटिव होता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में सोने का कुल आयात टनों में कम हुआ है, यानी कि 2023-24 में जहां भारत में 795 टन सोना आया था, वहीं 2025-26 में यह गिरकर 721 टन रह गया। यानी लोगों ने मात्रा कम कर दी, लेकिन मजे की बात देखिए, मात्रा कम हुई पर उसकी कीमत जो भारत को चुकानी पड़ी वो $45 बिलियन से बढ़कर $72 बिलियन हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दुनिया में चल रहे तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में रॉकेट बन गई। अब सोचिए, एक तरफ सोना इतना महंगा हो गया, ऊपर से सरकार ने 15% ड्यूटी लगा दी। ऐसे में मिडिल क्लास को तो सोना खरीदना ही बंद कर देना चाहिए था। लेकिन यहीं पर आता है हमारा समाज और हमारी परंपराएं। भारत में अगर घर में बेटी या बेटे की शादी है तो आप समाज में ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई इस साल सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है इसलिए समधी जी हम शादी में सोना नहीं देंगे।
मांग तो उतनी ही रहेगी, शादी है तो सोना खरीदना ही पड़ेगा। अब जब जेब में पैसे नहीं है और सोना खरीदना मजबूरी है, तो आम आदमी क्या करता है? वो जाता है बैंक के पास, या आजकल जो मोबाइल पर फटाफट लोन देने वाले एप्स आ गए हैं उसके पास, वो लेता है पर्सनल लोन। भारी ब्याज दर पर लोन लेकर महंगा सोना खरीदा जाता है, शादी निपटाई जाती है। यानी टैक्स बढ़ने से सोने की मांग कम नहीं हुई, बल्कि हुआ ये कि उस सोने को खरीदने के चक्कर में मिडिल क्लास कर्जदार हो गया। और इस खेल की सबसे बड़ी विडंबना आईनी देखिए, शादी खत्म हो गई, अब पर्सनल लोन की किस्तें ईएमआई चुकानी है। हर महीने सैलरी जो आती है उसमें आधी से ज्यादा किस्तों में कट जाती है। ऊपर से घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई और जरूरत आ गई, अब पैसे कहां से आए? तो वो आदमी क्या करता है, उसी शादी वाले सोने को तिजोरी से निकालता है, मुथूट या मनप्पुरम जैसी गोल्ड लोन कंपनी में जाता है और उस सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले लेता है। सोचिए, जिस सोने को खरीदने के लिए पहले पर्सनल लोन लिया, उसी की किस्त चुकाने या घर चलाने के लिए अब उसी सोने पर फिर से गोल्ड लोन लिया जा रहा है। इसे कहते हैं कर्ज का दलदल, यानी कि एक ही सोने पर दो दो लोन। अब आते हैं महंगाई के चौतरफा मार पर, रसोई गैस और पेट्रोल का झटका। सोचिए, चलिए सोना तो फिर भी कभी कभार खरीदा जाता है, बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हमारी सुबह की चाय भी नहीं बन सकती, यानी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हुआ, सीएनजी 2 रुपए महंगी हुई और रसोई गैस का सिलेंडर भी काफी महंगा हो गया। इसका असर देखना हो तो अपने घर के बजट को देखिए या बाहर होटल रेस्टोरेंट्स में जाकर देखिए, गैस इतनी महंगी हो गई है कि कई छोटे छोटे ढाबों और होटल वाले उन्होंने अपने मेन्यू में से कई चीजें हटा दी हैं या उनके दाम बढ़ा दिए हैं। अब कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या हुआ, गाड़ी छोड़ो, मेट्रो में जाओ, साइकिल चलाओ। भाई, जो आदमी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में या किसी गांव कस्बे से रोज 20 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है, वो साइकिल से कैसे जाएगा? जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां तो बाइक में पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, चाहे पेट काट कर डलवाए। तो यहां भी मांग कम नहीं हुई, बस आदमी का खर्च बढ़ गया। और पेट्रोल डीजल के महंगे होने का असली झटका तब लगता है जब आप बाजार में सब्जी या राशन खरीदने जाते हैं। इसे कहते हैं महंगाई का चेन रिएक्शन। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, और ट्रकों का किराया बढ़ता है तो मंडियों में आने वाला आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चावल सब कुछ ही महंगा हो जाता है। जो फैक्ट्री साबुन, तेल या बिस्किट बनाती है उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, तो वो अपने पैकेट के दाम बढ़ा देती हैं या फिर उनका साइज छोटा कर देती हैं। कुल मिलाकर घूम फिर कर सारा बोझ किसकी जेब पर आता है? आपकी और हमारी, यानी कि भारतीय मिडिल क्लास की जेब पर। इस ईंधन की बढ़ोतरी का हमारी खुदरा महंगाई, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस पर बहुत ही घातक असर पड़ता है। इसे थोड़ा गणित से समझते हैं, मैथ से, जो कि बहुत आसान है। हमारे देश में महंगाई को नापने का जो बास्केट है, उसमें पेट्रोल और डीजल का वजन लगभग 4.9% है। यानी जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अगले महीने की महंगाई के आंकड़ों में सीधे 0.14% से 0.15% की उछाल आ जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को समझे तो नतीजा क्या निकला? सरकार ने सोचा था कि चीजें महंगे करेंगे तो लोग सोना और पेट्रोल कम खरीदेंगे, जिससे देश का पैसा बचेगा, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही लॉजिकल फैसला, मांग वैसी की वैसी है, क्योंकि दोनों चीजें हमारी मजबूरी है। बस अंतर ये आया है कि पहले जो मिडिल क्लास अपनी सैलरी में से थोड़ी बहुत बचत यानी कि सेविंग्स कर लेता था, वो महीने के आखिरी हफ्ते में घर चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा है या छोटे छोटे लोन ले रहा है। एक बहुत ही क्लीशे सवाल है, क्या इस तरकीब ने वाकई काम किया? माफ कीजिएगा, जवाब है बिल्कुल नहीं। मांग में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन हाँ, इस पूरे चक्कर में हमारा जो आम नौकरी पेशा मिडिल क्लास है, वो महंगाई की चक्की में पीसकर कर्ज के जाल में जरूर फंस गया है। तो अपना ख्याल रखिए, कर्ज से बचिए और सरकार से सवाल करिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।